नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 16 करोड़ चुनेंगे 5 राज्यों की सरकार। और आप देखिए 7 से 30 नवंबर तक होंगे चुनाव, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों को, तो बाकी में राज्यों में 1 चरण में होंगे चुनाव। लगभग 60 लाख नए वोटर, सबसे अधिक आप देखते हैं कि 5.6 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश के हैं, और ये आप लोगों को देखना चाहिए। और देखिए एक और बात, राज्यों में सीटों व चुनाव की तिथियों की बात करें तो मिजोरम में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि 90 हैं, और मध्य प्रदेश में आप देखिए 230 हैं, और राजस्थान में 200 हैं, और तेलंगाना में 119 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि वही ये चुनाव की देखभाल करता है पूरा। तो आप देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आमतौर पर आप लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और देखिए संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी स्थापना की बात की गई है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात कब कहाँ की गई है? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और 25 जनवरी को आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और आप देखेंगे इसमें कि आपका इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और संविधान के भाग 15 को आप लोग पढ़िए, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने या इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 338 कहता है ऐसे विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 329 कहता है चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात करता है। और वर्तमान में आप देखते हैं कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आप देखेंगे कि कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस का ऐलान, खत्म करेंगे आरक्षण की 50% सीमा। और कार्य समिति ने पार्टी के 2024 के एजेंडे पर लगाई मुहर। राहुल गांधी ने कहा कि जातिवार गणना मुद्दे से ध्यान भटका रही है बीजेपी। ये आप देखते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गाजा को घेर कर हमास के समूल नाश में जुटी इजरायली सेना। आपने देखा है कि हमास ने जिस तरह से हमला किया ना, और इजराइल को आप सभी जानते हैं कि अगर उसके एक नागरिक को कोई मार दे तो वो घर में घुसकर मारते हैं उसे। तो वही देख रहे हैं। यरूशलेम इसकी राजधानी है। हमास के इलाके में इजराइल ने 1 लाख सैनिक भेजे, 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाकर किया तैनात। 560 आतंकी मारे गए गाजा में अभी तक कार्रवाई में। 900 मरे। हमास के हमलों में मृतकों में 9 अमेरिकी भी शामिल है इसमें। तो आप देखते हैं कि इन्होंने अपनी मौत को खुद बुला लिया, यही माना जा रहा है। राज्य सूचना आयोग हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच में तकनीक की महत्वपूर्ण मानते हुए देश भर के राज्य सूचना आयोगों को निर्देश दिया कि वे अपने यहाँ हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्य सूचना आयोग को शिकायत और अपील की ई-फाइलिंग सुविधा की भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ये भी होना चाहिए। सिक्किम में फंसे 444 पर्यटक हवाई मार्ग से निकाले गए। ये आप देखते हैं जिस तरह से यहाँ आप देखते हैं कि बाढ़ कह लीजिए आई हुई है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे जान माल की हानि भी हुई है। एक बार सिक्किम चलिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, में भारत हमारा देखने को मिलेगा। पृथ्वी ये है, भारत ये है एशिया में, तो ये सिक्किम आपको देखने को मिलेगा।
और आप देखेंगे कि गंगटोक किसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नेपाल, चाइना, भूटान, 3 देशों से लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और पश्चिम बंगाल से इसकी अकेले राज्य से सीमा लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत को मिली स्विस बैंक के नए खातों की जानकारी। बैंक ने 104 देशों के साथ 36 लाख खातों की जानकारी दी है। टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में मिलेगी मदद। ये आप देखते हैं क्या, स्विस बैंक में लोग खाता खुलवा लेते हैं अपना काला धन छुपाने के लिए दुनिया भर का, तो उन्हीं की बात हुई। बंगाल में भाजपा विधायक के घर पर सीबीआई की छापेमारी। नगर पालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को आप देखते हैं ये किया है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये अलगाववादी शब्बीर शाह व उसके सहयोगियों की संपत्ति होगी जब्त। जम्मू कश्मीर में JKDFP ने से भी जुड़ी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश प्रशासन को दिया है आदेश। तो अशांति फैलाने की जो कोशिश करेंगे उन्हें बचने कहाँ देंगे। अमेरिकी ब्लॉगर ने किया दावा, निज्जर की हत्या में चीन का हाथ है। अब आप देखते हैं कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे कि भारत इसमें शामिल है। क्लाउडिया गोल्डिन को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। श्रम बाजार में लैंगिक असमानता को लेकर किया है इन्होंने अध्ययन। और अर्थशास्त्र की नोबेल जीतने वाली तीसरी महिला है क्लाउडिया। इन नाम जरूर याद रखिएगा इनका नाम। और आप देखते हैं कि आप देखें नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। यह घोषणा नोबेल समिति के स्वयं के लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में एक छोटा कदम है, क्योंकि गोल्डन महज तीसरी महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 2009 में एलिनोर ऑस्टम और 2019 में एस्थर डोप्लो को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब तक 93 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने कहा है कि क्लाउडिया की शोध ने हमें श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं में नई और अक्सर आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि दी है एक तरह से। चलिए अच्छी बात है। और इस विजेता में आप देखिए विजेता को 1.1 करोड़ स्वीडिश क्राउन मिलता है। दिसंबर में ओस्लो स्टॉकहोम में होने वाले पुरस्कार समारोह में विजेताओं को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि 1968 में ये शुरू किया गया था। 1969 में पहली बार दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किसका? अर्थशास्त्र का। बाकी 1901 से शुरू हो गए थे। अब आप देखेंगे ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दिल्ली में तो जब आप लोग देखते हैं कि प्रदूषण की बात होती रहती है। खिड़की मस्जिद में ढह चुके हैं 9 गुम्बद, फिर से होंगे स्थापित। ये मस्जिद का इसी माह शुरू होगा संरक्षण कार्य। 2016 में आप देखिए एसआई को यहाँ से मिले थे मध्यकालीन के 254 सिक्के। ये एसआई की बात हो रही है। अगर हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। एक खिड़की मस्जिद का स्मारक का निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री रहे खान जहां जुनान शाह ने 1351 से 54 के बीच कराया था। मस्जिद के अंदर बनी खूबसूरत खिड़कियों की वजह से इसका नाम खिड़की मस्जिद पड़ा। मस्जिद के चारों ओर कोनों पर आप देखिए बुर्ज बने हुए हैं जो इस किले का रूप देते हैं एक तरह से। भारत का रणनीतिक साझेदार बना तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप में चीन को वर्चस्व की काट की दूरगामी रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति सुलहो के बीच हुई वार्ता। रक्षा क्षेत्र में अगले 5 वर्षों का रोडमैप तैयार करने की बात हो रही है। 21वीं सदी का भारत माओवाद सोच से बहुत ही अलग है, गृह मंत्रालय का है राय। गृह मंत्रालय की बातचीत रिपोर्ट में माओवादी हिस्सा कई तरह तथ्य उजागर हुए। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में 2014 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि मुख्य धारा में भी लौट रहे हैं। सरकार ने बढ़ाई एफएम रेडियो स्टेशनों के विज्ञापन की दर। मणिपुर हाईकोर्ट के सीजे की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द होगी जारी। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने दी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हुई प्रगति की जानकारी। शीर्ष कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों की अमल में देरी पर जताई थी नाराजगी। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उन्हीं की बात हो रही है।
और आप देखेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। भोजन को खेत में थाली तक लाने में महिलाओं की अहम भूमिका है, हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही है, द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही बात है। और विशेष सहायता पाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे और बिहार को मिले 9,640 करोड़ केंद्र की विशेष सहायता के तहत आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को 17,939 करोड़ मिले हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ईवीएम मामले में दिल्ली कांग्रेस की याचिका खारिज। ईवीएम और वीवी पैट की पहले स्तर की जांच को दी थी चुनौती। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई से इनकार किया। अब चुनाव आ गया है तो आप सभी जानते हैं कि अब ईवीएम पर भी बात होने लगेगी, सब कुछ होगा। टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी वाहन सवारों की मनमानी। एनएचएआई ने टकराव की घटनाओं को रोकने के लिए जारी की है एसओपी। मारपीट अथवा तोड़फोड़ की घटनाओं की होगी पूरी रिकॉर्डिंग। कई बार आप देखते हैं टोल प्लाजा पर लड़ाई झगड़ा, उसी की बात हो। अब आप देखिए चुनाव हो जाने दीजिए, फिर आप लोग इनके चुनाव के रिजल्ट के बारे में याद रखिए, इन राज्यों के बारे में याद रखिएगा। ₹1,00,000 की वित्तीय मदद दे एनसीडीसीए, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कहा निगम का उद्देश्य सहकारिता के समग्र विकास का होना चाहिए और जीडीपी में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 27 महीनों में 52 पहल की गई हैं। टेलीमानस में आई 3.46 लाख कॉल। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेलीमानस पर अब तक आप देखिए 3.46 लाख कॉल आ चुकी है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए आजकल आप देखिए हर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है। कभी ना कहीं आपने झेला होगा, आप भली कुछ भी कहते रहे, लेकिन आप देखते हैं कि कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आप डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित दिख रहे हैं। उससे हो सकता है कि आपने अच्छी अपना काम किया हो, निकल गए हो आप, और बहुत सारे लोग उसमें दबे रह जाते हैं। ईडी की रडार पर आप देखिए 30 से अधिक बॉलीवुड स्टार हैं। ये महादेव ऐप मामला है ना, जो सट्टा ऐप, उसी को लेकर आप देखते हैं कि इनके प्रमोटर भी रहे हैं, प्रचार करते हैं रहे। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप लोगों को बता दूं कि इसकी स्थापना 1 मई 1956 में को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीनी घुसपैठ को लेकर स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस। देरी से आए मंत्री गोयल ने पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी के पैर छू माफी मांगी। देख लीजिए। संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास गोवा में शुरू हो चुका है, आप देखेंगे। उत्तराखंड में सभी जिलों में मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड देख लीजिए, ये आप देखिए उत्तराखंड है, ये देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके से लगती है? चाइना से लगती है। और आप देखते हैं नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर सन 2000 में। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। कश्मीर में भ्रष्टाचार के मामले में महिला कर्मी सेवा मुक्त हो गई हैं। अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बस को रोका गया है। ये आप देखते हैं चलता रहता है इस तरह की बातें भी। राकापा सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। केरल हाईकोर्ट के आदेश पर कर दिया था लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित। ये आप देखिए इनकी पहले भी सदस्यता रद्द हो चुकी, फिर इनकी बहाली हो गई थी, फिर आप देखते हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रेल कर्मियों को अब मिलेगी समयबद्ध प्रोन्नति। श्री राम कथा संग्रहालय में दिखेगा अतीत का गौरव। अयोध्या में संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में समझौता, अब संग्रहालय का संचालन न्यास करेगा। श्री राम कथा संग्रहालय की स्थापना करीब 35 वर्ष पूर्व की गई थी। इसके पीछे उद्देश्य श्री राम को आराध्य के रूप में सिरोधार्थ करने के साथ ही राम की संस्कृति पुरातात्विक धरोहर की संरक्षित
करना था। संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए आप देखिए देश की स्वतंत्रता के पूर्व से स्थापित फैजाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम में संरक्षित प्रदर्शित पुरा सामग्री थोक के भाव में मिली और सहायता के उप निदेशक व उनकी टीम के भी हैं प्रयास से श्री राम की व्याप्ति और विरासत पर रोशनी डालती पुरा सामग्री और पांडुलिपियां संकलित होती रही हैं। और संग्रहालय में आप देखिए 800 मूर्तियां भगवानावशेष आदि के रूप में 800 पुरा सामग्री एवं आप देखिए 200 दुर्लभ पांडुलिपियां संकलित हैं। लंबे समय से संग्रहालय किराए के भवन में अथवा अयोध्या शीर्ष संस्थान के हिस्से में संचालित हो रहा है। 11 वर्ष पूर्व सरयू तट पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को अपनी भव्य भवन मिला था। अनिवार्य पूर्वानुमति से नहीं किया जा सकता है पीसी एक्ट के उद्देश्य को विफल। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने से पहले अनिवार्य पूर्वानुमति की व्याख्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने के रूप में नहीं कर सकते। यह बात शीर्ष अदालत ने कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है। नायडू ने एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस डीसी जोशी के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। आप देखें पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। ये आप देखिए जो सतलज यमुना लिंक है ना उसी की बात हो रही है, उस पर खूब राजनीति भी हो रही है। न्यूज क्लिक ने आरोपों को झूठा तो पुलिस ने गंभीर बताया, हाईकोर्ट के फैसला ने सुरक्षा। ये आप देखते हैं कि एक न्यूज पोर्टल है उस पर आप देखते हैं कि चीन से फंडिंग के आरोप लगे थे। माता वैष्णो देवी यात्रा का कॉल सेंटर अब और हुआ आधुनिक। एक लाइन पर शुरू कॉल सेंटर में अब 10 लाइन चैटबॉट सुविधा भी होगी। इस नंबर पर टोल फ्री ले सकते हैं जानकारी। ये आप देखिए 1800180712 ये नंबर है। बदलेगी सहायक महिला लोको पायलट की कैटेगरी। महिला रनिंग स्टाफ के प्रति संवेदनशील हुआ रेलवे बोर्ड। क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को लिखी चिट्ठी, पूछा कि क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर महिला रनिंग स्टाफ की कैटेगरी बदलने के लिए कितने आवेदन लंबित हैं। रेल भूमि के 31.50 करोड़ रुपए सेल कंपनियों में भेजे जाने पर 5 गिरफ्तार हुए हैं। आप देखिए सीबीआई ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने दर्ज कराई थी शिकायत। देश भर में 12 अलग अलग स्थानों पर ली गई थी तलाशी इसकी। तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ना हो तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगने लगता है कि हम कहाँ आ चुके हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हुआ है। बुलेट ट्रेन का परिचालन नियंत्रण केंद्र अहमदाबाद के साबरमती में स्थित होगा और 3 डिपो भी होंगे। 14 सितंबर 2017 को इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने की थी। आप देखिए स्वीडन से फिर मिला 40,000 एंटी एयरक्राफ्ट बम का ऑर्डर। न्यू ऑर्डर को लेकर ओएफ की निर्माण कार्य से जोर पकड़ रहा है। अच्छी बात है। मैतेई की सहायता रहना नहीं चाहता मणिपुर आदिवासी समुदाय। और आप देखते हैं कि मणिपुर में जिस तरह की जातीय हिंसा फैली हुई है वो भी चिंताजनक है। चलिए एक बार मणिपुर चलते हैं। ये आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। 1949 में संघ में शामिल किया गया था। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में आप देखिए राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैव सीमेंट से दीवार स्वयं भरेंगी दरारें, बदलेगी निर्माण क्षेत्र की तस्वीर। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोधरत कूच विहार के डॉक्टर मानस ने विशेष बैक्टीरिया से बनाया सेल्फ हीलिंग सीमेंट और 80% तक कारगर है, ये आप देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शोध कार्य भी हुआ है इस पर। अच्छी बात है। एनटीपीसी ऊंचाहार की 6ठी इकाई बंद। 9 राज्यों में बिजली संकट देखने को मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से भी लगती है। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है।
विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आप लोगों को हर जगह मदद पहुंचाते हैं। खेल महाशक्ति बनता भारत। और आप देखते हैं कि बचपन में एक कहावत बार बार सुनी थी, खेलोगे कूदोगे तो वो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज के समय में आप देखिए एक कहावत बिल्कुल उलट गई है। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ और इस कहावत से कई बार दो चार हुआ हूँ। ये जो लेखक है ना, संपादक है ना, उन्हीं की बातें कह रहा हूँ। समय के साथ सोच बदला और आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि खेलोगे तो खेलोगे। आज यह बदलाव आया है कि तो हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और मोदी सरकार की प्रभावी दूरदर्शी नीतियां इसकी पृष्ठभूमि में है। हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। और लेकिन आप लोगों को अगर चाइना से हम लोग तुलना करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। और हमारे खिलाड़ियों को जिस हिसाब से सुविधाएं दी जाती है ना, बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि हाल में संपन्न इसमें आप देखें जिसमें देश 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है। हम लोग चौथे स्थान पर हैं। यह सफलता हमारे एथलीटों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करता है और भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। एशियाई खेलों में 2018 की तुलना में 52% अधिक पदक मिलने से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब भारत का समय आ गया है। जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे एथलीटों ने एशियाड में खेलों हिस्सा लिया और कई विवादों के बीच डटे रहे, वह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है कि अब हमारे खिलाड़ी केवल प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं खेल रहे हैं बल्कि जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। और जिस दृढ़ संकल्प के साथ पारुल चौधरी ने अंतिम 10 सेकंड में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है, उससे पता चलता है कि उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और वह रजत से संतुष्ट होने को तैयार नहीं थी। आज भारत का हर एक एथलीट स्वर्ण पदक हासिल करने को अपना लक्ष्य बनाना चाहता है। और एशियाई गेमों की बात करें तो 1951 में शुरू हुए थे और नई दिल्ली में पहली बार ही हुए थे और अगले आप देखिए 2026 में होंगे, जापान में होंगे। खेल प्रशंसकों के मन में यह उठता होगा कि हमारे एथलीटों ने हमेशा कड़ी मेहनत की है, तो अब ऐसा क्या बदल गया? यह बदलाव मोदी सरकार लाई है। आज खेल के मैदान में खिलाड़ी अकेला नहीं उतरता, उसके पीछे देश खड़ा होता है। आज हमारे पास खेल का एक पैरामिड नुमा तंत्र है जहां हर स्तर पर खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से लेकर आप देखिए खुद विकसित करने में सहायता दिया जाता है। विशिष्ट श्रेणी के एथलीटों को व्यक्तिगत स्तर पर सर्वांगीण सहायता और देखरेख प्रदान करने के लिए 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू करना प्रधानमंत्री के सोच का परिणाम था। इस योजना के अंतर्गत एथलीटों को विदेशी तकनीक का अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, खेल उपकरणों और आहार की सुविधा प्रदान की जाती है। और विशिष्ट एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपये और डेवलपमेंट एथलीटों के लिए 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक सपोर्टिंग देश तभी बेहतर है जब उसके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो और इसलिए प्रधानमंत्री ने 2017 में एक योजना खेलो इंडिया का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करना है। और प्रत्येक वर्ष आप देखिए विभिन्न वर्गों में 1000 नए एथलीटों को खेलो इंडिया योजना से जोड़ा जाता है। प्रत्येक एथलीट को प्रति वर्ष 6.20 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और जिसमें आप देखिए उनका भोजन, आवास, प्रशिक्षण और विशेष आहार और प्रति महीने 10,000 रुपये तक जेब खर्च शामिल होता है। उन्हें अत्याधुनिक खेलो इंडिया केंद्रों और आप देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों में प्रशिक्षण किया जाता है और फिर उन्नत प्रशिक्षण के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टप्स विकास समूह में शामिल किया जाता है। खेलो इंडिया योजना ने भारत में प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों के एक समूह के निर्माण करने में चमत्कारी भूमिका निभाई है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रशिक्षित 124 एथलीट एशियाई खेलों में भारतीय दल का हिस्सा थे। इनमें से कई एथलीट अब टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। एथलीटों के बड़े समूह की सहायता के लिए 2020 में टॉप्स का जो पुनर्गठन किया गया था, यह उसी का परिणाम है। डेवलपमेंट एथलीटों को 2028-2032 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेलों और हमारी खेल प्रतिभाओं की प्रगति इसी से स्पष्ट है कि हमने रोलर स्केटिंग
नौकायन, घुड़सवारी, स्टेपल चेज सहित विभिन्न खेलों में पहली बार 16 पदक जीते हैं। 6 श्रेणियों में हमने कई पदक भी जीते हैं। एथलीटों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं हमारे खिलाड़ी प्रथम वाली प्रतिबद्धता का एक अटूट भाग है। इसे ध्यान में रखते हुए खेल बजट को पिछले साल की तुलना में 3 गुना कर दिया है। अकेले इस एशियाई खेलों के लिए एथलीटों की 275 से अधिक विदेश यात्राएं हुई। खिलाड़ियों की सहायता के लिए 49 से अधिक विदेशी विशेषज्ञ और 200 से अधिक आप देखेंगे खेल विज्ञान विशेषज्ञों की सहायता ली गई। अभ्यास के लिए 75 विशिष्ट शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रत्येक एथलीट को 200 से अधिक शिविर दिनों का प्रशिक्षण मिला। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से 586 दिनों से अधिक समय तक यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के प्रशिक्षण लिया है। सावले ने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मोरक्को में प्रशिक्षण लिया है। नौका दौड़ की प्रतिभागियों को 2.88 करोड़ रुपए का विदेशी प्रशिक्षण और उपकरण दिए गए, जबकि निशानेबाजों को जर्मनी, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य में विशेष प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया है, और जिस पर 4 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। और इन सुविधाओं ने खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण मिला, और ऐसे प्रशिक्षण के बाद पूरा देश उन पर नजरें टिकाए और उनके समर्थन में खड़ा रहा, और यह किसी भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। कई खिलाड़ियों ने बताया कि अब जब वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनमें उत्साह भरा रहता है, और उनके पास विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों और जैसा प्रशिक्षण है, मगर वह चीज़ जो उन्हें अन्य देश के खिलाड़ियों से अलग करती है वह है लोगों से मिलने वाला आत्मिक समर्थन। किसी भी प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री प्रतिभागियों से मिलते हैं। जीत हो या फिर हार, प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करते हैं। एशियन गेम्स उस विश्वास और भविष्यवाणी को बल प्रदान करता है कि भारत का युग आ चुका है। चलिए आप देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराग सिंह ठाकुर साहब के द्वारा लिखा गया है। मनोरोग की चपेट में आती दुनिया, ये आप देखते हैं अवसाद की बात हो रही है, महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है। आज के जटिल होते जा रहे परिवेश में स्वास्थ्य की समझ, उसमें सुधार, देखभाल और स्वास्थ्य की नीति जैसे सवाल महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वस्तुतः स्वास्थ्य को उस पारिस्थितिकी में ही समझा जा सकता है जिसमें मनुष्य जीता है। परिवार, संगठन, समुदाय, संस्कृति इस पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। ये सभी स्वास्थ्य के लिए संदर्भ रखते हैं, और स्वास्थ्य और बीमार दोनों सामाजिक मूल्यों, विश्वास और जीवन के अभ्यासों से जुड़े होते हैं। हमारी भौतिक, सामाजिक और मानसिक दुनिया के बीच पारस्परिक संबंध होता है। व्यक्ति का व्यवहार और सामाजिक संरचना में उसकी स्थिति उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। इसी तरह व्यक्ति की जीवन शैली और आर्थिक परिस्थितियां बीमारी की आशंका और प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य से असर निरोग रहना ही नहीं, बल्कि उसमें आप देखिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सकारात्मकता भी शामिल है। स्वस्थ व्यक्ति से आत्मबोध, आत्म परीक्षण के साथ आप देखिए सक्रिय कर्मशील जीवन को अपेक्षा होती है। भारतीय चिंतन में स्वास्थ्य मेरे और तेरे के क्षुद्र भेद से ऊपर उठकर सबके सुख की कामना में निहित माना गया है। गीता के अनुसार निर्द्वंद और शांत, तनाव रहित और इच्छाओं के दबाव से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। आज अवसाद, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक, ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव और डिसऑर्डर, दुश्चिंता तथा समायोजन की कमी जैसे मनोरोगों को सामान्य की श्रेणी में रखा जाने लगा है। इनके रोगी अपने में शारीरिक परेशानी भी बताते हैं। उपचार न मिलने पर उनके कारण लोग अपने काम करने में आसक्त होते जाते हैं और उपचार भी काफ़ी खर्चीला होता है। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों में 20 से 45% इसी तरह के होते हैं। ये मनोरोग अशिक्षा, वृद्धावस्था और गरीबी से जुड़े पाए गए हैं, और साथ ही स्त्रियों में भी ये मनोरोग अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं, और वे कई दूसरे रोगों को भी जन्म देते हैं। यहाँ त्रासदी पश्चात होने वाले तनाव का भी जिक्र करना उचित होगा, जो भूकंप, बाढ़, सुनामी और भूस्खलन आदि भयानक त्रासदियों में जीवित बचे लोगों में पाया जाता है। आज अवसाद पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में घटित होने वाला मनोरोग हो गया है। अवसादग्रस्त रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वृद्धों और युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ रहा है। अवसाद की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण है। आर्थिक कठिनाइयां, रिश्तों की कड़वाहट, कलर और दबाव इसके विशेष कारण पाए गए हैं। सामान्य आप देखिए मनोरोगों के लिए उपचार और जरूरी व्यवस्था को लागू करना जटिल चुनौती बन चुकी है। मनोरोग के साथ जुड़े लक्षण उपचार में बाधक होते हैं। अकेले की जगह समूह में लोग खुले कर सामने आ पाते हैं। स्थानीय संस्कृति के अनुरूप उपचार और प्रबंधन अधिक प्रभावी पाया गया है। यह अधिक आवश्यक हो गया कि मनोरोग से बचाव के उपचार पर ध्यान दिया जाए, और इस विषय में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नियमित व्यायाम, योगाभ्यास और ध्यान आदि
स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं और कवच की तरह रोग से बचाव भी करते हैं। दूसरी ओर आप देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता रोग से बचाव और स्वास्थ्य के संवर्धन में विशेष महत्व के हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी उपायों को व्यक्ति और समुदाय दोनों ही स्तरों पर शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। इस दृष्टि से स्थानीय संस्थानों और आप देखेंगे कि साथ तालमेल बैठाना लाभकर होता है। ध्यान, प्रार्थना और सेवा जैसे आध्यात्मिक उपाय काफी कारगर होते हैं और इनसे आप देखिए मनोरोगियों में संतुलन, शांति, समन्वय और आपसी सहयोग बढ़ता है और सामंजस्य और आत्म परिष्कार लाते हुए आदमी में निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्य में योगदान की प्रेरणा जगती है। और आप देखिए साथ ही मन में नकारात्मक भावनाओं का संचार होता है। ये पहले से मन में बैठे नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों को रोगियों के परिवारों को प्रशिक्षित करने में भी दक्ष होना होगा। समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य चेतना और शिक्षा के हस्तक्षेप अधिक कारगर पाए गए हैं, पर मानसिक रोगों से जुड़े चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी कमी है। प्रशिक्षण के संसाधन पर्याप्त हैं और प्रशिक्षण का नियमन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आधुनिक सरोकारों और परिवर्तनों के मद्देनजर आप देखिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को वरीयता देनी होगी और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाते समय समसामयिक तकनीक, प्रगति और सांस्कृतिक संदर्भों पर ध्यान देना होगा। और आप देखिए प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों को व्यावसायिक नैतिकता को भी सीखना होगा ताकि मनोरोगियों की मानवीय गरिमा का आदर हो। और भारत की जनसंख्या को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं और मानव संसाधन अपर्याप्त हैं। सरकारी हलकों में मानसिक रोग की चुनौती की विकराल स्थिति और मनोरोगियों, उनके परिजनों और कार्यस्थलों की समस्याओं का आकलन और आप देखते हैं कि उनकी स्वीकृति अभी भी उस रूप में नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा परामर्श और मनोचिकित्सा की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए नवाचार वाली तकनीकों का उपयोग और प्रशिक्षण की व्यापक प्रबंधन करने होंगे। मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विभिन्न संगठनों को एकजुट प्रयास करने होंगे। साथ ही मनोरोगों की रोकथाम और उपचार के प्रयासों को समावेशी बनाना होगा ताकि गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण भी उनसे वंचित ना हो सके। लेखक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं ग्रीसर मिस। इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल। पैतृक कर्तव्य। मानव धर्म में पूर्वजों का स्थान देवतुल्य माना जाता है और माता पिता उनके जनक की श्रृंखला मानवता के विकास की पोषक रही है। इसलिए जिनका योगदान मनुष्य के उत्थान में नींव की तरह है रहा है, उनके लिए वर्तमान में स्थान होना चाहिए। उनके नाम पर मूर्ति लगाना, संस्था बनाना या कोई आयोजन करना विरासत को सुरक्षित रखने जैसा होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। यहाँ आप देखें जो पश्चिम एशिया के त्रासदी गाजा पट्टी पर प्रभुत्व रखने वाले आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल पर जो भीषण हमला किया गया उससे पश्चिम एशिया फिर से अशांति और अस्थिरता से घिर गया है। यह कहना कठिन है कि इस हमले में अपने सैकड़ों लोगों के मारे जाने और कई लोगों को बंधक बना लिए जाने से कुपित इजरायल ने फलस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जो हमले शुरू कर दिए वे कब थमेंगे। आशंका है कि इसके इजरायल को अन्य मोर्चों पर भी लड़ना पड़ सकता है क्योंकि फलस्तीन के एक अन्य क्षेत्र वेस्ट बैंक से भी उसके खिलाफ हमले हो सकते हैं। लेबनान में ठिकाना बनाए हिजबुल्लाह गुट ने तो इजरायली इलाकों में हमले शुरू भी कर दिए हैं। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन हासिल है। या फलस्तीन के पक्ष में जॉर्डन, सीरिया और मिस्र भी इजरायल के खिलाफ सक्रिय हो जाएं तो हैरानी नहीं है क्योंकि अतीत में देश मिलकर उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। जो भी हो, इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। इस तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ सकता है क्योंकि जहां अमेरिका, यूरोप इजरायल के साथ है, वहीं चीन और रूस फलस्तीन के पक्ष में खड़े हुए हैं। या पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अरब देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। पश्चिम एशिया में अस्थिरता से घिरने से G20 सम्मेलन, भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने पर बनी सहमति पर भी असर पड़ सकता है। और साफ है कि पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए चिंता का कारण है क्योंकि इजरायल को एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए तत्काल माहौल अशांत होने की आशंका कम ही है और आप देखिए आशा कम ही है। हमास ने इजरायल के खिलाफ जैसे बर्बर कार्रवाई की उसकी मिसाल मिलना कठिन है। हमास ने वैसी ही बर्बरता दिखाई जैसी इस्लामिक स्टेट दिखाता रहा है। हैरानी इस बात पर है कि हमास आतंकियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता के बाद भी कई देश उसका समर्थन कर रहे हैं। हमास ने एक ऐसे समय इजरायल पर भीषण हमला किया जब सऊदी अरब और इजरायल के बीच मेल मिलाप के आसार बन रहे थे और इस मेल मिलाप में की नींव डालने का काम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के माध्यम से किया था। इसी समझौते को आगे ले जाते हुए सऊदी अरब और इजरायल के बीच मैत्री संबंध कायम कराने की पहल जो बाइडेन कर रहे थे।
बाइडन की इस पहल से फ़लस्तीन का मामला भी सुलझने के आसार थे, लेकिन ईरान को यह पहल रास नहीं आ रही थी। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उसने ही हमास और फिर हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले के लिए उकसाया है। धोखे का निवेश, बिना पड़ताल किए गए निवेश से मेहनत की कमाई डूबने की आशंका रहती है, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। ये तो हमेशा कहता हूँ। और ज़्यादा लालच मत रखा करिएगा। ड्रोन का मानव हित में हो इस्तेमाल। आज ड्रोन हमारा बड़ा साथी बनकर उभरा है। यह लोगों तक दवाएं और आवश्यक चीजें पहुंचाने लगा है। दुर्गम क्षेत्रों में ही पहुंचकर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहा है। पर यही ड्रोन अब उन हाथों तक भी पहुंचने लगा है जिनके इरादे नेक नहीं है। हमारे देश पर बुरी नजर रखने वाले कुछ देशों ने पाकिस्तान के हाथों तक ड्रोन टेक्नोलॉजी पहुंचा दी है। अब उनकी सहायता से पाकिस्तान हमारे देश में हथियार और मादक द्रव्य भेजने लगा है। उस सीमा पर लगातार पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन का मानव के विनाश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पिछले दिनों सीरिया पर ड्रोन के माध्यम से हुए हमले में 80 लोग मारे गए। विस्फोट सामग्री से भरा एक ड्रोन समारोह स्थल पर गिराया गया, जिसमें इस टेक्नोलॉजी को बनाई उसने नहीं सोचा कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वैसे हमारे देश में ड्रोन का उपयोग अच्छे कामों में हो रहा है। इस माध्यम से पहले तो आपातकालीन स्थिति में कई जगह दवाइयां भेजी गई और उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा सुदूर अस्पतालों में खून आदि भी भेजने का प्रयोग किया गया है, जो सफल भी रहा है। 2018 में ड्रोन का वैश्विक स्तर पर बाजार 88 मिलियन डॉलर था। आज जो है 5 गुना हो गया है। और अब तो ऐसे ड्रोन भी तैयार हो गए हैं जो 160 किलोमीटर की एक तरफ लगा सकते हैं। और इनकी यह भी विशेषता होती है कि एक दिन रात उड़ सकते हैं। यह नहीं तय समय और आप देखिए स्थान पर कुछ ही समय में डिलीवरी भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि खेतों में खाद दवाइयों के छिड़काव करने में भी इन्हें लगाया जा रहा है। शादी समारोह में आजकल ड्रोन से फोटोग्राफी अब आम बात होने लगी है। सेना और पुलिस प्रशासन सुरक्षा मजबूत करने में इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। आज देश में ड्रोन का एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। मानव रहित एरियल व्हीकल यानी UV को ही ड्रोन के रूप में पहचाना जाता है। यह एक छोटा विमान है जिसे पायलट नहीं होता है और इसे दूर बैठकर संचालित किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी वास्तव में सेना के लिए विकसित की गई थी। इसका आविष्कार पिछली सदी में हुआ था, जब से इसका उपयोग सामाजिक कार्यों, विशेष रूप से आप देखिए मेडिकल के क्षेत्र में होने लगा है, तब से यह सभी के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। और युद्ध क्षेत्र में भी यह एक सशक्त के रूप में आप देखिए देने लगा है। और हमारे पास अब ड्रोन है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। पर हम इस पर भी तभी गर्व कर सकते हैं जब तक यह हमारे बीच एक दोस्त के रूप में है। एक दोस्त को कुछ लोग दुश्मन मानने पर तुले हुए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इससे दुश्मन ना बनने दें। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते, टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। व्यवस्था जनित परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां। शिक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन को हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, इस दिशा में अब तक हुई प्रगति, इससे जुड़े सकारात्मक कार्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार वाले आयामों को रेखांकित किया गया है। ऐसे में इसका समग्र मूल्यांकन आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि हमारे देश में इसकी राय में किस प्रकार की चुनौतियां हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास और प्रसार, ये बातें हो रही हैं खूब। चलिए पढ़ लिया करिए, देख लिया। खुजली अपनी अपनी, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। माकपा कांग्रेस की त्वरित कार्यवाही की चाय, ये बंगाल की बात हो रही है। नवीन के विरुद्ध खोला मोर्चा तो हुए बाहर। या उड़ीसा के खंडवाड़ा से बीजेपी के विधायक और पार्टी के उपाध्यक्ष रहे सौम रंजन पटनायक को आखिरकार पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब आप देखिए अपनी पार्टी को घेरेंगे तो ऐसा ही होगा। अब आप देखिए इकोनॉमी से जुड़ी खबरें हैं। इजराइल संकट के आर्थिक असर पर सरकार उद्योग सतर्क है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बड़ी चिंता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि पूरे मामले पर करीबी से नजर बनाकर रखनी होगी। और आप देखते हैं 1 वर्ष में अवमुक्त होगा अटैच बैंक खाता। ये कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। उपलब्ध डाटा के आधार पर मिलेगा निर्यातक सर्टिफिकेट। हरित कर्ज पर विशेष छूट दे रहा है एसबीआई। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है। एसबीआई की बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में ब्रिटिश कंपनियों में 6.60 लाख लोग काम करते हैं। अप्रैल जून तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 6.6% रही है।
राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस के डाटा के अनुसार बताया जा रहा है। वाहनों की खुदरा बिक्री सितंबर में 20% बढ़ी। वर्ष 2070 से पहले हासिल कर लेंगे नेट जीरो लक्ष्य, पुरी साहब कह रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि 2030 तक देश के तेल और गैस क्षेत्र में 250 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। 5G फोन की बिक्री और 75% बढ़ने की उम्मीद है। डाक से ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन, छोटे निर्यातकों को क्लीयरेंस के लिए नहीं जाना पड़ता है कस्टम विभाग। डाक निर्यातक केंद्र में ऑनलाइन ही मिल जाता है कस्टम क्लीयरेंस। महिला सम्मान बचत स्कीम में 18 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। अमेरिका में बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। अमेरिकी शहर रॉबिन्सविले में 183 एकड़ में बना स्वामीनारायण मंदिर। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। चीन पाकिस्तान को CPEC में भागीदारी की तलाश है। ये आप देखिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात हो रही है। और भारत आप देखिए इसलिए शामिल नहीं क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर से गुजरता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में ना, उससे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारतवंशी अमेरिकी नेताओं ने कहा इजरायल को वाकई हमारी जरूरत है। हमास के रॉकेट हमले में भारतीय महिला जख्मी हुई है। ये आप देखिए, इजरायल और बड़ी बुरी तरह से गुजर रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान गैर जिम्मेदाराना है, निक्की हेली करें। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी रवैया विनाशकारी है, उसी के बारे में आप देखते हैं पूरा कहा जा रहा है। जश्न में डूबे लोगों पर टूटा था हमास का कहर। आप देखिए, बड़े तेजी से हमला किया ना, और संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये आप देखिए, अगर हम लोग देखें, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, भारत है, यहाँ आप देखेंगे तो इजरायल आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका इजरायल। यहीं आप देखिए सीरिया लगा हुआ है, ये सब मिस्र देख लीजिए, इजरायल है। जॉर्डन यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। जेरूसलम इसकी राजधानी है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। दूसरी बार के लिए टीम भारत तैयार है। जो आप देख रहे हैं कि विश्व कप हो रहा है ना, मिशेल सेंटर की फ्रीकी का चला दाजू। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रन से हराया। खेल का क्षेत्र होता रहता है। 128 वर्षों के बाद क्रिकेट की हो सकती है ओलंपिक में वापसी। भारत ने एशियाड में कई उपलब्धियों को पहली बार किया प्राप्त, आप देखेंगे। इन खेलों में रचा इतिहास। और आप लोगों को बता दूं, इस पर हम लोग एक क्लास लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अविनाश सावले ने इन खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं। पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अन्नू रानी एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट बनी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने पुरुष सिंगल्स, और जबकि सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इन खेलों में के पुरुष डबल्स में पदक के 41 साल के सूखे को खत्म किया। निशानेबाजी मनीषा की, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक की टीम ने महिलाओं की स्कीट में एशियाई खेलों में भारत का पहला रजत पदक जीता है। सेप्ट और समरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ आप देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने पुरुषों की कैनो डबल्स 1000 मीटर स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया। अदिति अशोक ने रजत पदक जीता और गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली बनी भारतीय महिला। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चेक पर ये आप देखिए, अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो देख लिया करिएगा। हीरो मोटो कार के CEO मंजाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस आप देखेंगे। 2009-10 में असंतुष्ट सेवा प्रदाता ब्रेंस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक पुराना मामला है। शिकायतकर्ता ने शिकायत की कंपनी के अधिकारियों का उल्लेख किया, लेकिन FIR में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया। ये नवरात्रि की पर्व पर आप देखते हैं गरबा की तैयारी हो रही है। गुजरात में अधिकतर देखने को मिलता है। ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। ये आप देखिए, अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यार्थियों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है। अच्छी बात है। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार
किसी एशियाई देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। 1964 में आज ही के दिन जापान ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बना था। इसके अलावा आप देखिए, यह पहला ओलंपिक खेल था जिसमें खेलों के प्रसारण के लिए उपग्रहों सिनकाम 3 और रिले 1 का उपयोग किया गया था। कुछ खेलों का पहली बार रंगीन प्रसारण भी किया गया था। वाराणसी में आयोजित हुआ पहला अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। 1910 में आज ही के दिन वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदी के देशव्यापी प्रसार के कार्यों में सहजता लाना। इसी साल 1 मई को काशी नगरी पिचारनी सभा की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अभिनय के दम पर रेखा ने बॉलीवुड में बनाई अलग पहचान। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा भानु रेखा गणेशन का जन्म 1954 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 1966 की तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से बाल कलाकार के रूप में अभिनय के रूप में कदम रखा। 1970 में फिल्म सावन भादों से हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। 2 अनजाने और घर जैसी फिल्मों में उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद नागिन, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, खूबसूरत, उमराव जान जैसे एक के बाद एक हिट फिल्में की। और करियर में रेखा अभी तक 180 से अधिक फिल्में की हैं इन्होंने। 24 घंटे में 2 बार से अधिक सोएं, तनाव और उच्च रक्तचाप से बचेंगे। मेडिकल कॉलेज मेरठ के स्नातकोत्तर छात्र डॉक्टर सौरभ वर्मा ने मेंटल हेल्थ वर्ग में किया शोध। एक बार 7-8 घंटे सोने वालों में अधिक दिक्कत है दिए उच्च रक्तचाप से बचाव की। आप देखते हैं गोवा में सम्मेलन में प्रस्तुत किया इन्होंने। 24 घंटे में 2 बार से अधिक सोएं, एक बार 6 घंटे तो 2 बार में आधे घंटे की नींद लें। और सभी लोगों को ब्लड प्रेशर मापना आना चाहिए। हर घर में एक व्यक्ति जानकारी रखता हो। कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर की ट्रैकिंग स्कूल स्तर से होनी चाहिए ताकि इसे नियंत्रित किया जा सके। स्पोगोमी विश्व कप 2023 टोक्यो के शिंजुकू क्षेत्र में स्पोगोमी विश्व कप 2023 का जापान स्टेज में भाग लेने के दौरान आप देखिए ये बीने गए उठाए गए कूड़े को छांटते प्रतिभागी। इसमें टीम जितना संभव हो सकता है उतना कूड़ा उठाना बिनती। यह काम निर्दिष्ट क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर करना होगा। प्रतियोगिता का नाम स्पोर्ट अथवा कूड़े के लिए जापानी शब्द गोमी के आधार पर आप देखते हैं रखा गया है। विजेता का निर्णय उठाने गए कूड़ों की मात्रा के आधार पर किया जाएगा। फाइनल स्पर्धा नवंबर में है। अच्छी बात है, इस तरह की बातें होनी चाहिए, इस तरह के खेल होने चाहिए। अवसाद के लिए दवाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प है दौड़ना। मेहनत करिए, योगा किया करिएगा। शुरुआत में हो जाएगी अल्जाइमर की पहचान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने किया सॉफ्टवेयर का विकास। रोगी की पहचान में सॉफ्टवेयर 99-96% सटीकता दिखाई। तंत्रिका संबंधी विकार पता करने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग किया। पुलिस को नाम बताकर मालिक तक पहुंचा तोता फ्रांस में। आप देखिए ये सब आप देखते रहा करिएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, दिलचस्पी हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है।